आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। 21 मार्च की सुबह 9 बजे कानपुर के बर्रा थाने के प्रभारी भास्कर मिश्रा को गहोई के रहने वाले बबलू भदौरिया ने सूचना दी कि पांडू नदी पर बने काट पुल के नीचे एक युवक की लाश तैर रही है। मिश्रा को मामला गंभीर लगा। अपने उच्चाधिकारियों को लाश की जानकारी देकर वह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर चले गए। पांडू नदी का पुल थाना बर्रा से करीब 3 किलोमीटर दूर है। भास्कर मिश्रा को वहां पहुंचने में करीब आधा घंटा लगा। तब वहां पहले से भीड़ जमा थी। लोग पुल से झांक झांक कर नदी में तैरते शव को देख रहे थे। थाना प्रभारी भास्कर मिश्रा ने नदी में तैरते शव को ध्यान से देखा। गले में बंधा दुपट्टा देखकर उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यह हत्या है। मिश्रा अभी देख ही रहे थे कि सूचना मिलते ही एसपी अशोक कुमार वर्मा और सीओ सैफुद्दीन बेग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने नदी से शव बाहर निकालकर उसे ध्यान से देखा। मृतक की उम्र लगभग 30 साल लग रही थी। वह नीली शर्ट और पैंट पहने हुए था। पुलिस ने देखा कि युवक का गला रेत दिया गया था और उसके सीने पर किसी नुकीली चीज से चोट के निशान थे। सिर पर भी कई घाव थे और गले में दुपट्टा बंधा हुआ था। एसपी अशोक कुमार वर्मा ने मृतक की जांच कराई, लेकिन उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। थाना प्रभारी को यह देखकर हैरानी हुई कि मृतक उल्टा अंडरवियर पहने हुए था। उन्हें लगा कि शायद यह हत्या प्रेम संबंधों के चलते हुई है। शायद हत्या कहीं और हुई और शव को इस जगह फेंक दिया गया। अब तक शव को सैकड़ों लोग देख चुके थे, लेकिन कोई भी मृतक की पहचान नहीं कर पाया। इससे पता चल रहा था कि युवक यहाँ का रहने वाला नहीं था। पहचान न होने की वजह से पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करके शव को मोर्चरी में रखवा दिया। साथ ही अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और उसकी जानकारी और तस्वीर कानपुर नगर और कानपुर देहात के सभी थानों को भेज दी गई। उसी दिन शाम 4 बजे थाने के प्रभारी भास्कर मिश्रा थाने लौटे। वहां 2 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उनमें से अधेड़ उम्र का व्यक्ति महेंद्र सिंह था, जो घाटमपुर कस्बे के जवाहर नगर मोहल्ले में रहता था। उसके साथ उसका बड़ा बेटा कुलदीप भी मौजूद था। महेंद्र का छोटा बेटा संदीप दिल्ली में नौकरी करता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं रहता है। संदीप 19 मार्च को दोपहर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेकर कानपुर गया और रात 10 बजे कानपुर स्टेशन पर पहुंचा। इस दौरान वह लगातार वीडियो कॉलिंग के जरिए अपनी पत्नी रेनू के संपर्क में रहा। नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आशा नगर में उनका मकान बन रहा था और संदीप को उसी मकान में आना था। लेकिन जब वह मकान तक नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल भी बंद हो गया, तो परिवार ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। बहू को जानकारी दी तो वह भी घबराकर दिल्ली से कानपुर आ गई। जब संदीप का कुछ भी पता नहीं चला, तो परिवार संदीप की गुमशुदगी दर्ज कराने थाना नौबस्ता गया। वहां से उन्हें पता चला कि बर्रा थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश मिली है। वे उस लाश का फोटो देखना चाहते थे। थाना प्रभारी ने पांडू नदी से बरामद शव के फोटो अपने मोबाइल में रखे थे। उन्होंने ये फोटो महेंद्र सिंह को दिखाए। फोटो देखते ही महेंद्र फफक कर रो पड़े। उन्हें देख उनके बेटे कुलदीप सिंह भी रोने लगा। शव संदीप का ही था। संदीप की हत्या की खबर जैसे ही घर पहुंची, घर में कोहराम मच गया और रिश्तेदारों की भीड़ जुटने लगी। थाना प्रभारी ने संदीप सिंह की हत्या के बारे में महेंद्र सिंह से पूछा। महेंद्र ने बताया कि उनके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और उन्हें लगता है कि संदीप की हत्या लूट के इरादे से हुई। हालांकि थाना प्रभारी को लुटेरों द्वारा की गई हत्या का यह कारण हजम नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह निर्मम हत्या आमतौर पर लूट के लिए नहीं होती। हत्या का असली कारण उन्हें कुछ और ही नजर आया। एसपी अशोक कुमार वर्मा के निर्देश पर पुलिस ने सबसे पहले मृतक संदीप की पत्नी रेनू सिंह से पूछताछ की। रेनू ने बताया कि संदीप 19 मार्च की दोपहर 1:15 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से कानपुर जाने के लिए ट्रेन में बैठे थे। उनके पास 25,000 रुपए नकद, गले में सोने की चेन, 2 सोने की अंगूठियां और महंगा मोबाइल फोन था। शाम 4:30 बजे संदीप ने वीडियो कॉल कर बताया कि वह गाजियाबाद से आगे हैं। रात 10 बजे उन्होंने बताया कि वे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उतर गए हैं और टेम्पो से आशा नगर जा रहे हैं। रात 11:15 बजे उन्होंने फिर वीडियो कॉल कर कहा कि वह नौबस्ता सब्जी मंडी पहुंच गए हैं। सवारी न मिलने की वजह से वह पैदल ही आशा नगर स्थित निर्माणाधीन मकान की ओर जा रहे थे। इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। सुबह रेनू ने संदीप से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला। फिर उन्होंने अपने ससुर को सारी जानकारी दी। उन्हें पता चला कि संदीप न तो घर पहुंचा और न ही बन रहे मकान पर। बेचैनी बढ़ने पर रेनू खुद कानपुर आ गई और वहां जाकर उसे पता चला कि संदीप की हत्या कर दी गई थी। रेनू ने यह भी बताया कि वह अपने पति संदीप के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी।
उन्हें यह नहीं पता कि संदीप की हत्या किसने और क्यों की। मृतक संदीप की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य किसी भी तरह की दुश्मनी या झगड़े से इनकार कर रहे थे। थाना प्रभारी को यह बात समझ में नहीं आई कि हत्या लूट के लिए की गई होगी। सच्चाई जानने के लिए उन्होंने संदीप के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल देखने पर पता चला कि हत्या के समय संदीप ने अपनी पत्नी के अलावा एक और नंबर पर भी बात की थी। पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया तो यह नंबर तिलसड़ा घाटमपुर की रहने वाली नेहा सिंह का निकला। यह पता चलते ही थाना प्रभारी को कहानी में प्रेम संबंध वाली बात नजर आने लगी। इसके बाद पुलिस ने नेहा सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इससे पता चला कि 19 मार्च की शाम नेहा ने एक नंबर पर SMS भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि आज वह कुछ उल्टा करने वाली है। जिस नंबर पर वह SMS भेजा गया था वह पटेल नगर कालपी उरई के रहने वाले प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का निकला। थाना प्रभारी भास्कर मिश्रा पुलिस टीम के साथ 22 मार्च की रात प्रवीण कुमार के घर दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया। कालपी से कानपुर आते हुए प्रवीण कुमार ने रास्ते में ही सच बता दिया और संदीप की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि बर्रा विश्व बैंक निवासी नेहा सिंह के कहने पर उसने अपने दोस्त देवेंद्र नागर के साथ मिलकर नेहा के घर पर ही संदीप की हत्या की थी और शव को कार में रखकर पांडु नदी में फेंक दिया था। प्रवीण कुमार की निशानदेही पर पुलिस ने नेहा सिंह और देवेंद्र नागर को उनके बर्रा स्थित घर से हिरासत में ले लिया। नेहा सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हंसिया, लूटी गई नकदी, मोबाइल फोन, सोने की चेन, 2 अंगूठियां और बैग भी बरामद कर लिया। संदीप से लूटे गए पैसों में से प्रवीण कुमार ने 3 पैंट शर्ट खरीदी थी, जो पुलिस ने भी बरामद कर ली। हत्या में प्रयुक्त कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। अभियुक्तों से पूछताछ में नाजायज संबंधों की सनसनीखेज कहानी सामने आई। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक बड़ा कस्बा घाटमपुर है। तहसील होने के कारण यहाँ रोज खूब चहल पहल रहती है। इसी कस्बे के जवाहर नगर मोहल्ले में महेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मालती के अलावा 2 बेटे संदीप और कुलदीप और 2 बेटियां थीं। महेंद्र सिंह प्रतिष्ठित और अमीर व्यक्ति थे। राजनीति में भी उनकी अच्छी पहुंच थी। दोनों बेटियों की उन्होंने अच्छे परिवारों में शादी कर दी थी। भाई बहनों में संदीप सबसे छोटा था। पढ़ाई लिखाई में वह तेज था। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उसने इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया। इसके बाद उसने सरकारी नौकरी की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। जब नौकरी नहीं मिली तो संदीप ने अपने पिता से कानपुर में कोई दुकान खोलने की इच्छा जताई। थोड़े प्रयासों के बाद उन्हें नौबस्ता के चित्रा डिग्री कॉलेज के पास एक दुकान किराए पर मिल गई। संदीप ने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया था। उसने बिजली के सामान की दुकान खोल ली। कुछ ही समय में उसकी दुकान ठीक ठाक चलने लगी। दुकान पर ही एक दिन संदीप की मुलाकात रेनू से हुई। वह अपनी प्रेस ठीक कराने आई थी। 20 वर्षीय रेनू बेहद खूबसूरत थी और पहली ही नजर में संदीप के दिल में बस गई। रेनू संदीप की दुकान से कुछ ही दूर स्थित कच्ची बस्ती में रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसके साथ उसका एक भाई अजय रहता था, जो टेम्पो चलाता था। संदीप ने रेनू का फोन नंबर ले लिया और उसके बाद किसी न किसी बहाने उससे बात करता रहता था। लगातार बात होने से संदीप और रेनू के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। रेनू भी उसे चाहने लगी थी। दोनों की चाहत बढ़ने के साथ ही वे अक्सर घूमने फिरने भी जाने लगे। एक दिन बाजार बंद होने के दिन संदीप ने रेनू को मोती झील पार्क ले गया। वहीं बातचीत के दौरान संदीप ने रेनू से अपने प्यार का इजहार कर दिया। रेनू और संदीप का प्यार धीरे धीरे बढ़ ही रहा था कि उसी दौरान उनके घर वालों को इसका पता चल गया। यह रिश्ता न तो रेनू के भाई अजय को मंजूर था और न ही संदीप के पिता महेंद्र सिंह को। लेकिन संदीप और रेनू एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। घर वालों के विरोध के बावजूद दोनों भाग गए। इस पर रेनू के भाई अजय ने इसकी रिपोर्ट थाना नौबस्ता में दर्ज करवा दी। नौबस्ता पुलिस संदीप के पिता और भाई को पकड़ लाई। जब संदीप और रेनू को इसकी जानकारी लगी तो दोनों थाने में हाजिर हो गए। उनके आने पर पुलिस ने दोनों पक्षों का समझौता करा दिया। इसके बावजूद दोनों ने आर्य समाज पद्धति से विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों खुशहाल जीवन बिताने लगे। शादी को अभी 1 साल ही बीता था कि संदीप के जीवन में एक और लड़की नेहा सिंह आ गई। नेहा मूल रूप से हमीरपुर के बंडा गांव की रहने वाली थी। 3 भाई बहनों में वह सबसे बड़ी थी। उसके पिता हाकिम सिंह खेती किसानी करते थे। उनका परिवार साधारण था और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। इसी बंडा गांव में संदीप का ननिहाल था, इसलिए वह कभी कभी वहां जाता रहता था। उसके मामा और नेहा का घर पास पास था। दोनों परिवार के लोग आपस में अच्छे दोस्त थे, इसलिए नेहा का आना जाना बना रहता था। एक बार जब संदीप ननिहाल गया तो उसकी नजरें नेहा से मिली। नेहा को संदीप देखकर पसंद आया और संदीप भी उसे देख बातचीत होने लगी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। बाद में उन्होंने अपनी इच्छाओं को भी पूरा किया।
इधर संदीप और नेहा के प्यार की खबर नेहा के पिता हाकिम सिंह को लगी। उन्होंने जल्दी में नेहा का विवाह कानपुर के तिलसड़ा गांव के रणवीर सिंह से करा दिया। लेकिन शादी के बाद भी संदीप ने नेहा का पीछा नहीं छोड़ा और वह उसकी ससुराल भी जाने लगा। नेहा के पति रणवीर सिंह ने विरोध किया, लेकिन नेहा ने कहकर मामला शांत कर दिया कि संदीप को वह जानती है। उसी समय संदीप सिंह को दिल्ली में रिलायंस कंपनी में इलेक्ट्रिशियन की नौकरी मिल गई। वह अपनी पत्नी रेनू के साथ पुरानी दिल्ली के दायवाड़ा में किराए के मकान में रहने लगा। काम और दूरी के कारण संदीप का नेहा से मिलना बंद हो गया। दिल्ली में संदीप और रेनू खुशी खुशी रहने लगे। अब तक रेनू 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। इधर नेहा ने भी शादी के 1 साल बाद एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद नेहा ने पति रणवीर सिंह से कहा कि वह शहर जाकर कोई नौकरी करे ताकि परिवार का खर्च चल सके। रणवीर ने पत्नी की बात मानकर एक दोस्त के जरिए गाजियाबाद की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। कुछ महीने बाद नेहा भी पति के साथ गाजियाबाद में रहने लगी। बाद में जब संदीप को पता चला कि नेहा अपने पति के साथ गाजियाबाद में रह रही है तो वह खुश हो गया। एक दिन वह नेहा के कमरे पर पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखकर पुराने प्यार की यादों में खो गए। मिलने की इच्छा इतनी बढ़ गई कि वे खुद को रोक नहीं पाए। इसके बाद यह रोज का सिलसिला बन गया। जब रणवीर काम पर जाता, संदीप आ जाता और दोनों साथ में समय बिताते। इसी दौरान एक दिन संदीप ने धोखे से नेहा का अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक स्थिति की फोटो अपने मोबाइल में बना लिया। कुछ समय बाद नेहा को संदीप का आना जाना परेशान करने लगा। जब उसने विरोध किया तो संदीप ने धमकी दी कि वह वीडियो सार्वजनिक कर देगा। इस डर के कारण नेहा संदीप के शारीरिक शोषण का शिकार होती रही। रणवीर ने लगभग 4 साल तक गाजियाबाद में नौकरी की। बाद में जब उसकी नौकरी छूट गई तो वह अपने गांव तिलसड़ा वापस आ गया। नेहा का बेटा अब 5 साल का हो चुका था। वह उसे गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहती थी। बेटे को शहर में पढ़ाने के लिए नेहा ने अपने पति पर दबाव डाला। इसके बाद रणवीर ने कानपुर शहर में बर्रा विश्व बैंक के बी ब्लॉक में एक कमरा किराए पर ले लिया और नेहा के साथ रहने लगा। यह मकान सपा नेता वैभव मिश्रा का था। वह खुद बर्रा में अपने दूसरे मकान में परिवार के साथ रहते थे। किराए के मकान में आकर नेहा ने अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला दिला दिया। इसी मकान में नेहा की मुलाकात प्रवीण कुमार श्रीवास्तव से हुई। प्रवीण मूल रूप से पटेल नगर कालपी का रहने वाला था और डी ब्लॉक बर्रा में किराए पर रहता था। वह सपा नेता वैभव मिश्रा का ड्राइवर भी था और मकान का किराया वसूलता था। नेहा से प्रवीण की दोस्ती जल्दी ही गहरी हो गई। दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर उनके बीच नाजायज संबंध बन गए। इसके बाद प्रवीण ने नेहा की हर तरह से मदद करनी शुरू कर दी। नेहा का पति रणवीर किसान था। कभी वह नेहा के साथ रहता तो कभी महीनों तक गांव में रहता, जिससे प्रवीण को नेहा से मिलने में कोई परेशानी नहीं होती थी। संदीप सिंह हमेशा नेहा पर नजर रखता था। जब उसे पता चला कि नेहा अब बर्रा विश्व बैंक कॉलोनी में रह रही है तो वह वहां आने लगा और नेहा का शारीरिक शोषण करने लगा। अगर नेहा उसका फोन रिसीव नहीं करती तो वह अलग अलग नंबरों से कॉल करता। जब नेहा फोन उठाती तो संदीप उसे गालियां देता और धमकी देता कि अगर वह बात नहीं मानेगी तो उसके अश्लील फोटो रिश्तेदारों और घर वालों को भेज देगा। दरअसल नेहा के पास खुद का स्मार्टफोन नहीं था। संदीप ने फेसबुक पर उसके नाम से आईडी बना रखी थी और उसे खुद ही अपडेट करता रहता था। वह अक्सर सोशल साइट पर नेहा की फोटो के साथ किसी न किसी रिश्तेदार का फोन नंबर डालकर घर वालों को परेशान करता था। यहाँ तक कि उसने नेहा के मौसेरे भाई को भी उसकी अश्लील फोटो भेज दी थी। शारीरिक शोषण और संदीप की गंदी हरकतों से परेशान होकर नेहा ने अपने नए प्रेमी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अपनी समस्या बताई और संदीप से छुटकारा दिलाने की बात कही। इस पर प्रवीण ने नेहा को बातचीत के जरिए समस्या सुलझाने की सलाह दी। 1 मार्च को होली थी। संदीप अपने पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली से अपने घर घाटमपुर आया। इस समय उसके पिता महेंद्र सिंह नौबस्ता कानपुर के आशा नगर में नया मकान बना रहे थे। संदीप कई दिनों तक मकान में रहकर देख रेख करता रहा। 8 मार्च को संदीप ने नेहा से बात करने के लिए उसको फोन किया। नेहा ने तुरंत फोन नहीं उठाया। कई बार कॉल करने के बाद आखिरकार नेहा ने फोन उठाया तो संदीप नाराज हो गया और उसे बर्रा में मिलने के लिए बुलाया। नेहा मिलने गई तो संदीप ने उसे गालियां दी और मिलने से इनकार करने पर थप्पड़ भी मारे। अपमानित नेहा घर चली गई और प्रवीण कुमार से संपर्क किया। उसने बताया कि संदीप की ज्यादतियों और थप्पड़ अब वह बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अब संदीप को रास्ते से हटाना ही होगा और इसके लिए प्रवीण की मदद चाहिए। नेहा ने प्रवीण कुमार को धमकी दी कि अगर उसने मदद नहीं की तो वह आगे उससे बात नहीं करेगी। नेहा की जिद के आगे प्रवीण मान गया और संदीप को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो गया। मदद के लिए उसने अपने दोस्त बर्रा निवासी देवेंद्र नागर को भी साथ मिला लिया।
18 मार्च 2018 को संदीप ने दिल्ली से नेहा को फोन किया और कहा कि वह 19 मार्च को कानपुर आ रहा है और उससे मिलना है। नेहा ने जवाब दिया कि उसके बेटे शुभम के पेपर 15 मार्च को खत्म हो गए हैं और वह अब अपनी ससुराल तिलसड़ा में है, इसलिए मिलना संभव नहीं है। इसके बाद संदीप ने धमकी दी कि अगर वह नहीं मानी तो उसके फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। धमकी से डरकर नेहा ने बर्रा विश्व बैंक कॉलोनी स्थित किराए के मकान में मिलने का वादा कर लिया। 19 मार्च की दोपहर नेहा ससुराल से कानपुर आ गई। किराए के मकान पर पहुंचने के बाद उसने प्रवीण कुमार को मैसेज किया कि संदीप आ रहा है और उसे रोकना है। मैसेज पढ़कर प्रवीण अपने दोस्त देवेंद्र के साथ रात 9 बजे नेहा के कमरे पर पहुंच गया और नेहा ने दोनों को छत पर बैठा दिया। 19 मार्च को संदीप रात 10 बजे दिल्ली से कानपुर आया। इस बीच वह अपने पिता, पत्नी और प्रेमिका के संपर्क में रहा। रास्ते में उसने खाने का सामान और शराब की बोतल खरीदी। करीब रात 12 बजे वह नेहा के घर पहुंच गया। नेहा ने संदीप के साथ खाना खाया और उसे शराब पिलाई। इसके बाद संदीप ने नेहा के साथ संबंध बनाने लगा। संबंध बनाने के बाद वह अंडरवियर में ही पलंग पर लेट गया और कुछ ही देर में सो गया। उचित मौका देखकर नेहा ने छत पर बैठे प्रवीण और उसके दोस्त देवेंद्र नागर को कमरे में बुलाया। तीनों ने मिलकर संदीप का गला दुपट्टे से कसने की कोशिश की, जिससे वह हाथ पैर चलाने लगा। तभी नेहा ने हंसिया ले लिया और संदीप के सिर, गले और सीने पर कई वार किए। प्रवीण ने भी हंसिया से वार किया, जिससे संदीप की मौत हो गई। संदीप की हत्या करने के बाद नेहा और उसका प्रेमी प्रवीण ने पहले उसके गले से सोने की चेन और दोनों अंगूठियां उतार ली। इसके बाद लाश को चादर में लपेट दिया। शव को ठिकाने लगाने के लिए प्रवीण कुमार रात 3 बजे अपने मालिक वैभव मिश्रा के घर गया और कहा कि उसकी बहन की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल ले जाना है, इसलिए कार चाहिए। पहले वैभव मिश्रा ने इनकार किया, लेकिन पत्नी की बात मानकर कार की चाबी दे दी। प्रवीण ने कार लेकर नेहा के कमरे पर गया और संदीप की लाश को कार में रखकर पांडु नदी के काट पुल तक ले गया। वहां लाश को नदी में फेंक दिया और फिर तीनों वापस लौट आए। 21 मार्च को गहुई निवासी बबलू भदौरिया ने पांडु नदी में एक युवक की लाश तैरती देखी और तुरंत बर्रा थाने के प्रभारी भास्कर मिश्रा को सूचना दी। थाना प्रभारी भास्कर मिश्रा ने तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की और 23 मार्च 2018 को उन्हें कानपुर कोर्ट में CMM की अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को जिला जेल भेज दिया गया। और आज की दूसरी कहानी गुना जिले की है। ये बात 2025 की है। 21 अगस्त की रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच गुना के नानाखेड़ी इलाके में खाद मंडी के पास कुछ लोग गुजर रहे थे। तभी उन्होंने सड़क किनारे एक युवक को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा। यह देखकर उन्होंने तुरंत कैंट थाना पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही TI अनूप कुमार भार्गव तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर जांच करने पर पता चला कि घायल युवक की मौत हो चुकी थी। उसकी पहचान कर्नलगंज निवासी 35 वर्षीय अनिल करोसिया के रूप में हुई। इसके बाद TI अनूप कुमार भार्गव ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और घटना की जानकारी SP गुना अंकित सोनी को दी। युवक के शरीर पर धारदार हथियारों से किए गए गहरे घाव मिले। पास ही उसकी स्कूटी भी गिरी हुई थी। इससे साफ हो गया कि युवक स्कूटी से जा रहा था, तभी उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP गुना अंकित सोनी ने तुरंत कार्रवाई की और CSP गुना प्रियंका मिश्रा के नेतृत्व में एक खास टीम गठित कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस टीम ने आसपास के इलाके में लगे CCTV कैमरों की जांच शुरू की। फुटेज में रात करीब 9:30 बजे कई युवक घटना स्थल से अलग अलग दिशाओं में भागते दिखाई दिए। इनमें से एक युवक का चेहरा साफ नजर आया, जिसकी पहचान ललित चंदेल के रूप में हुई। पुलिस ने तुरंत ललित के ठिकाने पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने पर ललित ने पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने अभिषेक उर्फ टिंगा, अंकित कुशवाहा, कल्लू उर्फ रोहित, गज्जू उर्फ गजाधर, कपिल सगर और गर्वित उर्फ चिन्नू को भी पकड़ लिया। सभी कर्नलगंज गुना के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से हत्या में इस्तेमाल 2 हॉकी, एक चाकू, मोबाइल फोन और वारदात के समय पहने गए कपड़े भी जब्त कर लिए। जिसके बाद पुलिस ने सभी 7 आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिए जाने के बाद यह कहानी इस प्रकार सामने आई। कर्नलगंज का रहने वाला अनिल करोसिया बचपन से ही थोड़ा दिलफेंक किस्म का था। जैसे ही वह जवान हुआ, उसने मोहल्ले की लड़कियों के पीछे चक्कर लगाना शुरू कर दिया। इस आदत की वजह से कई बार लड़कियों के घर वालों ने अनिल की पिटाई भी की, लेकिन इसके बावजूद कुछ लड़कियां उसकी बातों में आ ही जाती थीं। बचपन की यह आदत अनिल ने जवानी में भी नहीं छोड़ी और अधेड़ उम्र के करीब पहुंचने पर भी उसका व्यवहार वैसा ही रहा। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वह मोहल्ले की बेटियों पर नजर रखता था और अब बहुओं पर नजर डालने लगा था।
बताया जाता है कि इसी बीच उसका मोहल्ले के एक युवक की पत्नी से अवैध संबंध बन गए थे। जब यह राज खुला तो पूरे इलाके में इसकी खूब चर्चा होने लगी। उधर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी भी कर्नलगंज इलाके के ही रहने वाले हैं। इनकी उम्र 19 से 22 साल के बीच है। सिर्फ गजाधर ही 30 साल से ऊपर का है। इसके बावजूद उसकी इस युवा टोली से अच्छी दोस्ती थी। इनके पास कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए ये अपना ज्यादातर वक्त यूं ही आवारागर्दी में गुजारते थे। इत्तेफाक से जिस औरत के साथ अनिल का रिश्ता था, उसका देवर भी उसी आवारा टोली का हिस्सा था। मोहल्ले में सब जानते थे कि उसकी भाभी और अनिल के बीच चक्कर चल रहा है, लेकिन दोस्त की बेइज्जती न हो इसलिए कोई उसके सामने इस बात की चर्चा नहीं करता था। कुछ महीने पहले ऐसा हुआ कि अनिल और उस औरत का रिश्ता सबके सामने खुल गया। इसके बाद दोस्तों के बीच भी इस पर बातें हुई और सबने मिलकर तय किया कि अनिल को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया और बात वहीं खत्म हो गई। पर अनिल ने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। खुद को प्ले बॉय समझने वाला अनिल फिर से आशिकी में उलझा रहा। आखिरकार उसी गलती की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। हुआ यह कि सभी आरोपी एक ही मोहल्ले में रहते थे, इसलिए उनके परिवारों के बीच भी अच्छे संबंध थे। इसी वजह से उनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान एक आरोपी की जवान और खूबसूरत बहन सिम्मी का अक्सर उस दोस्त के घर आना जाना रहता था, जिसकी भाभी से मृतक अनिल का रिश्ता चल रहा था। इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि जब सिम्मी उस घर में बैठी थी, तभी अनिल अपनी प्रेमिका से मिलने वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने सिम्मी को देखा, वह तुरंत वहां से वापस लौट गया। लेकिन उसी समय उसके मन में यह ख्याल आया कि अब सिम्मी जवान हो चुकी है और शायद आसानी से उसके जाल में फंस सकती है। उस दिन के बाद से अनिल सिम्मी के पीछे पड़ गया। जब भी सिम्मी उसे रास्ते में मिलती, वह उसे रोककर अपने प्यार का इजहार करने लगता, लेकिन सिम्मी उसकी बातों को नजरअंदाज कर जल्दी से वहां से निकल जाती। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन सिम्मी ने डर के कारण घर पर कभी शिकायत नहीं की। यही वजह थी कि अनिल का हौसला और बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि एक दिन सिम्मी उसकी बात मान लेगी, इसलिए उसकी हरकतें लगातार बढ़ती चली गईं। घटना से कुछ दिन पहले तो अनिल ने सड़क पर सिम्मी को रोककर यहाँ तक कह दिया, मेरी बात मान ले, मेरी बीवी बन जा, तुझे सोना चांदी पहनाऊंगा और रानी बनाकर रखूंगा। अब सिम्मी को लगा कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है, इसलिए उसी दिन शाम को उसने अनिल की हरकत अपने भाई को बता दी। यह सुनते ही भाई गुस्से से तिलमिला उठा। उसने तुरंत अपने सभी दोस्तों को बुलाकर सारी बात बता दी। दोस्त पहले से ही अनिल पर नाराज थे, क्योंकि उसका एक दोस्त की भाभी के साथ रिश्ता चल रहा था। लेकिन जब मामला बहन तक पहुंच गया तो सबका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने ठान लिया कि अब अनिल को सिर्फ सबक नहीं सिखाना है, बल्कि उसे खत्म करना है। गिरोह ने तय किया कि अनिल की मौत ऐसी होनी चाहिए जिससे पूरे इलाके में उनका दबदबा भी कायम हो जाए। इसके लिए उन्होंने सिम्मी के जन्मदिन का दिन चुना और निश्चय किया कि जिस चाकू से सिम्मी केक काटेगी, उसी चाकू से अनिल का गला काटा जाएगा। बात तय हो जाने के बाद आरोपियों ने ऑनलाइन 5 चाकू मंगवाए। इन्हीं में से एक चाकू से सिम्मी ने अपने जन्मदिन पर केक काटा और गिरोह के बाकी साथियों के साथ फोटो खिंचवाई। इसके बाद सब लोग अनिल को मारने की तैयारी में निकल पड़े। इसी बीच गजाधर और कपिल ने देखा कि अनिल एक जगह बैठकर शराब पी रहा है। जैसे ही वह वहां से अपनी एक्टिवा लेकर निकला, गजाधर और कल्लू ने बाकी साथियों को इशारा कर दिया। नानाखेड़ी मंडी से निकलते ही ललित, कपिल और अभिषेक ने अनिल को रोक लिया और हमला शुरू कर दिया। वही अंकित अनोटिया, गर्वित जाटव और अंकित कुशवाहा ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। सबसे पहला वार उसी चाकू से किया गया जिससे सिम्मी ने केक काटा था। इसके बाद बाकी आरोपियों ने उस पर रॉड और हॉकी से हमला कर दिया। जब उन्हें यकीन हो गया कि अनिल की मौत हो चुकी है, तो सब अलग अलग तरफ भाग गए। लेकिन ललित का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ गया, जिसकी पहचान होने के बाद घटना के सिर्फ 6 घंटे में पुलिस ने सभी 7 आरोपियों को पकड़ लिया। अनिल की आदतें बचपन से ही गलत दिशा में थी। वह औरतों के प्रति सम्मान की जगह उन्हें अपनी इच्छाओं का साधन समझता रहा। यह गलत आदत समय के साथ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई और अंततः उसी ने उसकी जान ले ली। दूसरों की इज्जत और मर्यादा का उल्लंघन करने वाला इंसान कभी भी लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। बुरी आदतें चाहे छोटी ही क्यों न हो, अगर समय रहते न सुधारी जाए तो वे इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती हैं। गुस्से और बदले की आग में आकर किसी की जान लेना भी गलत है। इससे न केवल कानून टूटता है, बल्कि पूरा जीवन जेल की सलाखों में सड़ जाता है। सही समय पर खुलकर सच बोलना जरूरी है। अगर सिम्मी ने शुरुआत में ही अपने परिवार को अनिल की हरकतें बता दी होती तो शायद यह खून खराबा टल जाता। जीवन में हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए और अपने व्यवहार पर संयम रखना चाहिए। गलत रास्तों पर चलने वाला, औरतों की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति अंततः बर्बादी की ओर ही जाता है।
और दूसरी ओर क्रोध व प्रतिशोध के बजाय कानून पर भरोसा करना ही सही रास्ता है। हमारा उद्देश्य ये है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।